कि दूध पीना चाहिए या नहीं। मानव सारी उम्र पीता है और किसी का भी नहीं छोड़ता, इसीलिए बीमार पड़ता है। तो 50, 60, 70 किलो वाला प्राणी मानव 250-300 किलो वाले पशु का दूध पी रहा है, तो वो पचने में डाइजेस्ट नहीं होता, भारी हो जाता है और इंडाइजेशन हो जाता है। हमारे शरीर के, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो पावर है ही नहीं कि हम एनिमल प्रोटीन को पचा सकें। विश्व के अंदर जिन देशों के अंदर दूध ज्यादा पिया जाता है, जैसे कि भारत, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, उनके अंदर मोटापा ज्यादा है। और जिन देशों के अंदर दूध कम पिया जाता है, जैसे कि जापान, चाइना, उनके अंदर मोटापा कम है और मोटापे से ही सारी बीमारियां लगती हैं। हमारे शरीर के अंदर भी फल और सब्जियां खा के दूध बनाने का प्रबंध है, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं आचार्य डॉक्टर मोहन गुप्ता जी और मिस पूजा बंसल जी के साथ में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। मैं आपसे आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाली हूँ। बहुत ही अहम सवाल है मेरे पास में, जिनका की जवाब आज आप दोनों को देना है। और यहाँ तक कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हम सभी जानना चाहते हैं कई चीजों के बारे में, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना कुछ हो चुका है कि लोग भ्रमित होते जा रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं पिए, क्या चीज नहीं खाएं पिए। तो आज हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर के सवाल है आपके साथ में। तो आप हमें, आचार्य जी, आप हमें बताएं कि दूध पीना चाहिए या नहीं। वंदना जी, 84 लाख जीव जंतु हैं। सभी पशु पक्षी अपनी मां के अलावा किसी दूसरे की मां का दूध नहीं पीते। और कोई भी पशु पक्षी जब अपनी टांगों पे चलने लग जाते हैं और अपनी मां का दूध भी नहीं पीते। मानव सारी उम्र पीता है और किसी का भी नहीं छोड़ता, इसीलिए बीमार पड़ता है जी। कोई भी पशु बीमार होने के बाद अपनी मर्जी से हॉस्पिटल नहीं जाता। आपने कहा कि कोई भी बीमार होने के बाद में, अपनी मर्जी से बीमार होने के बाद में हॉस्पिटल नहीं जाता। आपने पशु पक्षियों की बात कही, तो पशु पक्षियों का तो हॉस्पिटल होता है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। आप ध्यान दीजिए, वही पशु पक्षी दवाई खाते हैं और वही बीमार पड़ते हैं जिनको मानव पालता है, क्योंकि मानव उसको नेचुरल फूड ना खिला के अननेचुरल फूड खिलाता है, जो उसका भोजन नहीं है वो भोजन खिलाता है। आचार्य जी, पशु पक्षी बीमार होते हैं, सभी होते हैं, लेकिन पहुंचते वही हैं जो मानव के पास में होते हैं, जैसा कि आपने कहा, है ना। आपका कहना है कि इंसान तो दूध, फिर आपका कहने का मतलब ये कि डेयरी प्रोडक्ट यूज करके इंसान बीमार हो रहा है। यस जी, तो आपके अनुसार डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं पीने चाहिए, नहीं काम में लेने चाहिए। जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं लेने चाहिए। मैं सीधा ऐसा नहीं बोल रहा, हमें समझना पड़ेगा कि डेयरी प्रोडक्ट्स क्यों नहीं लेने चाहिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी सफेद पदार्थ का नाम अगर दूध रख दिया जाए तो वो दूध नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि दूध नहीं पीना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि दूध, मानव के पास प्योर दूध उपलब्ध नहीं, और यदि है तो वो पीने का अधिकारी नहीं। इसको थोड़ा सा आपको विस्तार से समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो दूध हमें मिल रहा है वो पीने लायक है या नहीं। मानव का दूध का ये सिद्धांत है कि वो स्तन से सीधा मुंह में जाना चाहिए। 84 लाख जीव जंतु हैं, सभी सीधा स्तन से दूध पीते हैं, और मानव जो है वो उसको प्रोसेस करके, उबाल के और काफी देर स्टोर करने के बाद फिर पीता है, और इसीलिए बीमार पड़ता है। जो हमारे घरों में आजकल दूध आ रहा है, ज्यादातर पैस्चराइज्ड मिल्क आ रहा है, पैकेट वाला दूध। जो पैकेट वाला दूध है वो 2-3 दिन का बासा दूध है। उसको हाई टेम्परेचर पे उबाला जाता है, उसको लो टेम्परेचर पे जमाया जाता है, ठंडा किया जाता है, और वो 2-3 दिन तक उसको स्टोर सुरक्षित रखने के लिए उसके अंदर केमिकल्स का, प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या वो दूध पीने लायक है? निश्चित रूप से नहीं।
नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अब क्योंकि प्रिजर्वेटिव हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं। यस यस यस। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ लोगों के घरों में दूधी आता है, वो एक ड्रम के अंदर दूध लेकर आता है जी और वो घर 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 सप्लाई करता रहता है। जी। तो हम जरा विचार करते हैं कि वो दूध कितने बजे गांव में निकाला जाता होगा। लगभग सुबह 4-5 बजे, 3-4 बजे ही बल्कि। और फिर वो कितने बजे तक घरों में पहुंचाया जाता है शहर के अंदर? 10-11 बजे तक 9-10-11 बजे तक वो बांटता रहता है। क्या सुबह 4-5 बजे वाला दूध 10-11 बजे तक सुरक्षित रह सकता है? निश्चित रूप से नहीं। तो फिर वो क्या करते हैं, वो केमिस्ट की दुकान से एक फॉर्मेलिन की बोतल लाते हैं, और जो फॉर्मेलिन है वो कार्सिनोजेनिक है, और उसका अगर शरीर के अंदर चला जाता है तो कैंसर तक हो सकता है। तो जो फॉर्मेलिन की बोतल है उसके ऊपर लिखा रहता है नॉट फॉर ओरल यूज, नॉट फॉर मेडिकल यूज, फॉर इंडस्ट्रियल यूज ओनली। तो उसको डेड बॉडी के ऊपर फॉर्मेलिन का लेप किया जाता है ताकि डेड बॉडी ज्यादा देर तक सुरक्षित रह सके। जी। तो वही फॉर्मेलिन हमारे पेट में चली जाती है। क्या हमें वो दूध जो हमारे घर घर ड्रम के अंदर डाल के सप्लाई किया जाता है पीना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आचार्य जी, यहाँ पे मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगी कि फॉर्मेलिन में तो स्मेल भी बहुत आती है, फिर दूध में क्यों नहीं आती है? उसकी मात्रा बहुत कम होती है, क्वांटिटी बहुत कम होती है, इसलिए नहीं आती है। उसका एक मतलब अगर वो एक ड्रम है उसके अंदर 10-15 लीटर दूध है, उसके अंदर मुश्किल से एक ढक्कन बॉटल का वो डालते हैं, आधा ढक्कन। जी। उतने से ही उनका काम बन जाता है। और फिर हम तीसरे नंबर पे हमारे पास भैंस का दूध उपलब्ध है। जो भैंस का दूध है वो पचने में भारी होता है। शास्त्रों में लिखा है कि भैंस का दूध तामसिक होता है, और भैंस की तरफ कट्टे को छोड़ो तो आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, और गाय के बछड़े को छोड़ो वो एकदम कूद के जाएगा। तो गाय भैंस के बारे में बोला जाता है, अगर किसी को बात समझ में ना लगे तो बोला जाता है इसको क्या समझाना, भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। गई भैंस पानी में, काला अक्षर भैंस बराबर। तो भैंस के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जिन बच्चों से हम कंप्यूटर चलाना चाहते हैं और जिन इंटेलिजेंट बच्चे हम बनाना चाहते हैं, उनको एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, क्या उनको भैंस का दूध पिलाना चाहिए? निश्चित रूप से नहीं। जी, तो बिल्कुल भी किसका नहीं। बचा? तो फिर दूध बचा हमारे पास गाय का। जी। तो जब हम गाय की दूध की बात करते हैं, सबसे पहले तो गाय के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और उसका ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगा के जबरदस्ती से गाय का दूध निकाला जाता है। फिर जो हमारी गाय है उसको बांध के रखा जाता है खूंटे पे। पहले के दिनों में गाय को सुबह 9-10 बजे घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था, और शाम को 5-6 बजे वो अपने खूंटे पे आके अपने आप खड़ी हो जाती थी। आज के जमाने में गाय को कोई घूमने के लिए नहीं छोड़ता, क्योंकि अगर छोड़ दिया जाए तो गाय वापिस ही नहीं आएगी। तो गाय को, भैंसों को खूंटे पे बांध के रखा जाता है 24 घंटे। अगर हमें कोई खूंटे पे बांध के रखे तो हमें बीमार पड़ने में कितने दिन लगेंगे? बहुत कम, 1-2 दिन के अंदर अंदर हम बीमार पड़ जाएंगे। कहा जाता है कि यदि माँ बीमार हो तो उसका दूध पी के बच्चा बीमार हो जाता है। जी। तो बीमार पशु जिनको हमेशा खूंटे पे ही बांध के रखा जाता है, कभी भी घूमने के लिए नहीं छोड़ा जाता, उनका दूध पी के हम कैसे स्वस्थ हो सकते हैं? आचार्य जी, हमारे जो पूर्वज होते थे वो भी तो कहते थे कि दूधो नाओ पूतो फलो, और वो दूध पीने के लिए भी कहते थे। तो क्या दूध पीना गलत है? हाँ, इसको हमें फिर एक तरीके से समझना पड़ेगा कि हर प्राणी के दूध के अंदर उसके जैसा प्राणी बनाने की शक्ति होती है। तो हथनी के दूध के अंदर हाथी बनाने की शक्ति होती है, और चूहिया के दूध के अंदर चूहा बनाने की शक्ति होती है। तो जो हम गाय भैंसों का दूध पी रहे हैं उनका वजन कितना होता होगा? अंदाजा 300, 400, 200, 250 किलो होता होगा। अब जिस 200, 250, 300 किलो वाले प्राणी का दूध
कौन पी रहा है? मानव। मानव का दूध, मानव का वजन कितना होना चाहिए? अप्रोक्स 60-70 किलो। 50-60-70 किलो। तो 50-60-70 किलो वाला प्राणी मानव 250-300 किलो वाले पशु का दूध पी रहा है, तो वो पचने में डाइजेस्ट नहीं होता, भारी हो जाता है और इंडाइजेशन हो जाता है। ये तो वो बात हो गई कि मारुति 800 ने ट्रक को देख लिया और उसको ये भ्रम हो गया कि यदि उसका इंजन, ट्रक का इंजन मारुति 800 में रख दिया जाए तो गाड़ी ज्यादा भागेगी। तो क्या गाड़ी ज्यादा भागेगी? नहीं। तो वहीं पर रुक जाएगी। उसके पास स्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं है इतने हैवी इंजन को संभालने के लिए। तो ठीक ऐसे ही हमारे शरीर के, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो पावर है ही नहीं कि हम एनिमल प्रोटीन को पचा सकें, हम पशुओं के दूध को पचा सकें। तो अब आपका सवाल आता है कि हमारे पूर्वज तो कहते थे दूधो नहाओ पूतो फलो, और आप कहते हो दूध ना पियो, तो फिर हमारे पूर्वज स्वस्थ भी रहते थे, ऐसा क्यों? तो देखिए, जो एनिमल का दूध है, जो पशुओं का दूध है, जो गाय भैंसों का दूध है, उसके अंदर एक केसेन नाम का प्रोटीन होता है। वो जो प्रोटीन है वो मानव का स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता। जो जब एज इट इज वो स्टमक हमारे ब्लड में आता है तो ब्रेन उसको पहचानता है और उसको नष्ट करने के लिए केमिकल रिलीज करता है। उसकी शक्ल बीटा सेल्स से मिलती है। तो जब वो केमिकल रिलीज करता है, उस केमिकल से हमारी नो डाउट वो प्रोटीन भी नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो बीटा सेल्स हैं वो भी मरने शुरू हो जाते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर बीटा सेल्स मरने शुरू हो जाएं तो कौन सी फैक्ट्री बंद हो जाएगी? हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन बनाने की फैक्ट्री बंद हो जाएगी। यदि हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन बननी बंद हो जाए, जब बीटा सेल्स मरने शुरू हो जाएं, तो कौन सी बीमारी लगेगी? डायबिटीज लगेगी। आप ध्यान दीजिए, भारत के जिन स्टेट्स के अंदर दूध ज्यादा पिया जाता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, उनके अंदर ओबेसिटी ज्यादा है। राइट। भारत की जिन स्टेट्स के अंदर दूध कम पिया जाता है, जैसे कि साउथ इंडिया, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, उनके अंदर मोटापा कम है। विश्व के अंदर जिन देशों के अंदर दूध ज्यादा पिया जाता है, जैसे कि भारत, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, राइट, उनके अंदर मोटापा ज्यादा है। और जिन देशों के अंदर दूध कम पिया जाता है, जैसे कि जापान, चाइना, उनके अंदर मोटापा कम है। और मोटापे से ही सारी बीमारियां लगती हैं। दूध पीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम दूध पीने के अधिकारी नहीं हैं। यदि हम 5-6 घंटे रोज मेहनत मजदूरी का काम करें, जैसे कि खेत के अंदर किसान कस्सी चलाता है, रिक्शा वाला रक्षा चलाता है, और साथ साथ जून के महीने में भी दोपहर के 2 बजे की धूप शर्ट उतार के हमारी पीठ पे लगनी चाहिए, जैसे कि मजदूर के, किसान के पीठ पे लगती है। तो यदि ये 2 काम रोजाना हो तो वो जो केसेन नाम का प्रोटीन है वो बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है। तो अब हमने देखना है कि जो व्यक्ति दूध पीने वाला है उसको दूध शुद्ध मिल रहा है या नहीं, और वे 2 कंडीशन पूरी कर रहा है या नहीं। आचार्य जी, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें सब में भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहा गया है, और आप यहाँ पे दूध पीने को मना कर रहे हैं। ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात हम कर रहे हैं, लेकिन हम करें क्या, जो सत्य है वो बोलना पड़ेगा। जो भगवान और गुरु है वो जो कहते हैं वो करना होता है, और जो करते हैं उनकी नकल नहीं करना होता है। भगवान ने तो माखन चुराया, यदि उनकी नकल करके हम भी माखन चुराने लग जाएंगे तो जेल जाना पड़ेगा जी। भगवान ने पूरी गीता में कहीं नहीं कहा कि दूध पियो, और जो मैं कह रहा हूं कि फल और सब्जियां खाओ, वो पूरी गीता में भगवान ने एक जगह नहीं अनेक जगह बोला है। गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम त्वयं। पत्रम हरे पत्ते वाली सब्जियां, कच्चे सलाद, पुष्प पुष्प, फल जल। जो व्यक्ति मेरे को भेंट करता है मैं उसको स्वीकार करता हूं। यानी कि भगवान मानव को ये कहना चाहते हैं
कि कच्चे सलाद, फल और जल, इससे बढ़िया इस धरती के ऊपर इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ना तो कोई औषधि है और ना ही भोजन है और ना ही कोई प्रसाद है। जी पूजा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या हम दही खा सकते हैं? बिल्कुल, जो दूध है, दूध से दही अच्छा है, क्योंकि हम मानते हैं कि दही में प्रोबायोटिक्स हैं और दही इजी टू डाइजेस्ट है। दूध के मुकाबले में दही आराम से डाइजेस्ट हो सकती है, लेकिन इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं साइंटिफिकली। वंदना जी, दूध का ये सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल है कि ये शरीर के अंदर जाते ही फटना चाहिए। छोटा बच्चा जो न्यूबॉर्न बेबी है, नवजात जो शिशु है, अगर वो दूध पिएगा, माँ का जब वो दूध पिएगा, अगर वो वॉमिट कर दे तो वो दूध कैसा निकालता है वंदना जी? फटा हुआ निकालता है। फटा हुआ निकालता है। और किसी अडल्ट को अगर दूध पिलाया जाए और वो वॉमिट कर दे तो वो कैसा बाहर निकालेगा? उसका थोड़ा सा फटा आता है, थोड़ा सिंपल वैसा भी बाहर आता है। वो वैसे का वैसा ही बाहर निकाल देगा जी। उसका दूध फटा हुआ बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी है, नवजात शिशु है, उसके स्टमक में रेनिन कहिए या चाइमोसिन कहिए, रेनिन या चाइमोसिन एक ही बात है, नाम का एक एंजाइम निकलता है जो कि उस दूध को फाड़ देता है। अब ये एंजाइम जब तक बच्चा 2 साल का होता है तब तक काफी मात्रा में निकलता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र 2 साल से ऊपर होती जाती है, ये रेनिन निकलना, चाइमोसिन निकलना कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये मदर नेचर का इंडिकेशन है। बच्चे के 2 साल की उम्र में दूध के दांत टूटने शुरू हो जाते हैं और दूसरे आने भी शुरू हो जाते हैं। 2 साल की उम्र तक आते आते बच्चा रोटी, सब्जी, कार्ब्स और दालें वगैरह खाने भी लग जाता है। तो मदर नेचर ये इंडिकेशन दे रही है वंदना जी कि अब तेरे दूध के दांत भी टूट गए, अब तू रोटी सब्जी खाना शुरू कर दिया, तो तेरे को अब दूध पीने की जरूरत नहीं है। जो फल सब्जियां तू खा रहा है उसी से तेरे शरीर में दूध वाली शक्ति आ जाएगी। अब वो चाइमोसिन तो निकलना, रेनिन तो निकलना बंद होता जाता है, कम होता जाता है, और जो कार्ब्स है वो खा रहा है, जो प्रोटीन्स वो ऊपर से ले रहा है, दालें खा रहा है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक में से पेप्सिन नाम का एंजाइम निकलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए दूध डाइजेस्ट होता नहीं। अच्छा, फिर मेरा एक और हमारे मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि जो केसीन दूध के अंदर है, जब दूध फर्मेंट होके दही बन गया, वो केसीन दही में है या नहीं? वो केसीन दही में भी है। तो प्रॉब्लम दूध में नहीं है, प्रॉब्लम दही में नहीं है, प्रॉब्लम है उसके डाइजेशन में, कि हम मेहनत करते नहीं और हम केसीन को डाइजेस्ट कर नहीं पाते। अब वंदना जी मुझे बताइए, जिस व्यक्ति को पहले ही साइनस है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, क्रॉनिक कॉफ है, उसको दूध कैसे डाइजेस्ट होगा? जो व्यक्ति पहले ही नी पेन से नहीं होगा, जो व्यक्ति पहले ही नी पेन से, घुटनों के दर्द से या आर्थराइटिस से परेशान है, जिसका पहले ही ब्लड प्रेशर हाई है, डायबिटीज है, उसको दूध कैसे हजम होगा? नहीं होता। गैस, कॉन्स्टिपेशन वाले दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो इसीलिए उनको दही भी डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर भी केसीन है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि दूध से अच्छी है दही, लेकिन दही से अच्छा है छाछ। अब देखिए, छाछ क्या है? छाछ दही को जब प्रोसेस किया, जो मक्खन को अलग करके जो बच गया, वो छाछ है। छाछ इज बेटर देन दही, लेकिन ये केसीन नाम का प्रोटीन उस छाछ में भी आता है और मक्खन में भी आता है। वो अलग बात है कि उसकी मात्रा कम हो जाती है, लेकिन आता दोनों में है। तो मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ वंदना जी कि हमारे घर में काम करने के लिए मेड आती है और हमारी फैक्ट्री में भी वर्कर्स काम करते हैं, जो कि मेहनत का काम करते हैं हमारे मुकाबले। हम तो कंप्यूटर में काम करने वाले लोग हैं, एसी के अंदर बैठने वाले लोग हैं, लेकिन वो लोग मेहनत का काम करते हैं। तो अच्छा है कि जो मक्खन हम निकाल रहे हैं, जिसके अंदर केसीन है, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेड को दे दिया जाए या फैक्ट्री के वर्कर्स को दे दिया जाए और छाछ हम ले लें। लेकिन छाछ पीते समय ध्यान रखना होगा कि वो छाछ भी कौन से दूध से तैयार हुई है। जी वंदना जी। पूजा जी, आपने जैसा कहा कि दूध, दही ये सब नहीं लेनी चाहिए या कम से कम मात्रा में लेनी चाहिए, तो यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि गायें पृथ्वी पे बहुत ज्यादा हैं। अगर हम एक सर्वे देखें तो सर्वे के अनुसार दुनिया की 20% गाय तो भारत में ही है, तो फिर इन गायों का क्या होगा? जी, इसका जवाब देते हुए मुझे बहुत ही अंदर से कष्ट हो रहा है वंदना जी।
जो जो अब्रॉड मतलब विदेशी लोग हैं, उन्होंने गाय की महत्व को समझा है। और इसीलिए आजकल विदेशों में एक थेरेपी इंट्रोड्यूस हुई है जिसका नाम है काउ कडलिंग थेरेपी। ये काउ कडलिंग थेरेपी क्या है? इस थेरेपी का अमेरिका में 45 मिनट्स के लिए, अगर इंडियन रुपीस में बात करूं तो 10,000 रुपीज चार्ज किया जाता है। और ये थेरेपी क्या है कि गाय को गले लगाना है, गाय के ऊपर, शरीर के ऊपर हाथ फेरना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। इसके लिए वो लोग 45 मिनट्स लेते हैं, 45 मिनट्स के वो 10,000 रुपीज लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जो कि एक हैप्पी हार्मोन है, खुशी देने वाला हार्मोन है। जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो फिर जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो इंसान है, उनका टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी से मुक्ति मिलती है। वंदना जी, जो गाय है उसकी हार्ट बीट स्लो होती है, तो जब गाय के शरीर पर हाथ फेरा जाता है, उसके साथ टाइम स्पेंड किया जाता है, तो उसकी हार्ट बीट को हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर और जो हायर हार्ट बीट है, पेल्पिटेशन जैसी बीमारियां हैं, वो ठीक होती हैं। एक और बात वंदना जी, कि गाय का जो टच है वो इमोशनल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देता है। इमोशनल और स्पिरिचुअल मीन्स एक आध्यात्मिक शांति मिलती है, एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है, और टेंशन, डिप्रेशन से अल्टीमेटली मुक्ति मिलती है। जी। और भारत में तो हमेशा से ही गाय को पूजनीय माना जाता था और गाय माता बोला जाता था। हम तो गाय को गाय ही नहीं, गाय माता बोलते थे। और इसीलिए पहले के समय में जब लोग गायों को घर में रखते थे, उसको पालते थे, उसकी सेवा करते थे, तो उन लोगों को टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी होती भी नहीं थी। आज हमने गायों को घर से बाहर निकाल दिया, हम उससे केवल दूध की आशा करते हैं, और अगर उससे दूध ना मिले तो उसको घर में भी नहीं रखते। तो फिर हमारे घरों में खुशियों की जगह टेंशन, डिप्रेशन है। पूजा जी, यहाँ मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ कि अगर गाय नहीं हो, हम लोग दूध नहीं पिएंगे, तो फिर जो कैल्शियम और प्रोटीन है वो हमें कहाँ से मिलेगा? जी बिल्कुल वंदना जी, इसको भी मैं जवाब देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ वंदना जी। मैं पहली वाली बात को कंप्लीट करना चाहती हूँ। वंदना जी, हमारे घर में अगर हमारी माँ हमारे कोई काम ना आ सके, तो क्या हम अपनी माँ को घर से निकाल दें? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। माँ तो फिर भी पूजनीय ही रहेगी, माँ तो माँ ही है। तो अगर गाय दूध ना दे तो क्या हम उसको घर से निकाल दें? बिल्कुल भी नहीं। बहुत की बात है, ये बहुत ही दुख की बात है कि अगर गाय दूध ना दे तो हम उसको घर में ना रखें। जो मिल्क है वो आज भोजन नहीं, आज इंडस्ट्री बन चुका है। जी। आप वंदना जी, मुझे बताइए कि जो इंडस्ट्री है उसका रूल क्या है? इंडस्ट्री का रूल है कि जो प्रोडक्ट है आपका, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाओ। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, दूध की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गायों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, गायों को जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जा रहा है। वंदना जी, मुझे बताइए कि इस धरती के ऊपर मेल और फीमेल की रेशो इक्वल है या है? उसमें इक्वल है, मेल और फीमेल दोनों की रेशियो इक्वल है। मदर नेचर का तो यही रूल है जी, तभी बैलेंस बना रहता है। हाँ जी, तभी बैलेंस बना रहता है। तो हमारे यहाँ फीमेल काऊ ज्यादा है या मेल काऊ ज्यादा है? फीमेल काऊ ज्यादा है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ फीमेल काऊ ज्यादा है। तो गायों के केस में ऐसा कैसे हो रहा है कि मेल काउज है ही नहीं, फीमेल काऊ ज्यादा है? गायों को पहले तो जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है, फिर अगर गाय का फीमेल काऊ होगी, उसको तो नर्चर किया जाता है, उसका पालन पोषण किया जाता है, लेकिन उसका मेल काऊ जाता है स्लॉटर हाउस में कटने के लिए और उसके मांस को बेचा जाता है। तो अगर हम दूध पी रहे हैं तो हम भी भागीदार हैं गायों के कटने के। और गायों के ऊपर हो रहे अत्याचार की कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती वंदना जी। जी। गायों को दूध ज्यादा मिले, इसके लिए उनका दूध हाथों से निकाला जाता है या मशीनों से? पहले तो हाथों से ही निकाला जाता था, लेकिन आजकल तो मशीनें ऐसी हो गई हैं जिनके जरिए दूध निकाला जाता है। हाँ, क्योंकि पहले तो गायों का दूध जो निकाला जाता था वो घर में पीने के लिए निकाला जाता था, लेकिन अब तो वो बेचने के लिए निकाला जाता है। जी। इतनी गायें हैं, इतनी गायों का दूध तो हाथ से निकालना संभव ही नहीं है।
तो गायों का दूध मशीनों से निकाला जाता है। जब गाय का दूध, उसके गाय के थनों के ऊपर जो मशीन लगी हुई है, जब उससे दूध निकाला जाता है तो गाय के थन कट जाते हैं। अब जी जब वो थन कट जाते हैं, वो ब्लीड भी करते हैं, और उनमें जो जख्म होते हैं, जो वो इंजर्ड होते हैं, उनमें पस भी पड़ जाती है। गाय सफर करती है, और गाय का जो दूध निकाला जाता है, उस जख्म के अंदर जो ब्लड है, जो पस है, वो उस दूध में भी जाती है वंदना जी, वो उस जी दूध के अंदर भी जाती है। और ये बहुत दुख की बात है कि हमारे यहाँ, हमारे इस विश्व में, इस दुनिया में, अमेरिका के अंदर अगर 1 लीटर दूध के अंदर 1 करोड़ पस सेल्स हैं, तो फिर आपके लिए वो दूध पीने लायक है। और भारत के अंदर अगर 1 लीटर दूध के अंदर 4 करोड़ पस सेल्स भी हैं, तो भी वो दूध पीने लायक है। तो वंदना जी मुझे बताइए कि दूध कैसे पिए। पूजा जी, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ये कहा करते थे कि दूध पिलाने वाली माता को अगर दूध नहीं पिलाओगे, वो जो बच्चे को दूध पिला रही है माँ, उसको दूध नहीं पिलाओगे तो उसका दूध कहाँ से आएगा? तो क्या ये फिर गलत है? जी, इसको फिर समझना होगा कि अगर गाय दूध पिलाने वाली माँ को दूध पिलाना हो, बच्चे को दूध चाहिए, तो माँ को दूध पिलाना होगा। जी हाँ, तो फिर इसका मतलब अगर गाय से दूध चाहिए तो गाय को भी दूध पिलाना होगा। जी राइट, बिल्कुल। हाँ, ठीक है, फिर गाय को भी दूध पिलाइए और उससे दूध ले लीजिए। मगर गाय को दूध कौन पिलाता है? कोई भी नहीं पिलाता। गाय को तो सब घास खिलाते हैं। तो गाय को तो घास खिलाते हैं, तो गाय खाती है घास और देती है दूध। जी, तो माँ को भी घास खानी होगी। आपके कहने का मतलब है कि हरे पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खाएं जिससे कि दूध आए। जी 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 जी। लेकिन वंदना जी, इससे पहले कि मैं इस सवाल का आंसर करूं, एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि प्रोटीन और कैल्शियम का क्या होगा। जी, हम चाहेंगे कि हम पहले उसको आंसर करें। ठीक है जी। आपका क्वेश्चन है कि यदि दूध नहीं मिलेगा इंसान को तो उसको प्रोटीन कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? जी तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, जी। हाथी क्या खाता है? घास। घोड़ा क्या खाता है? घास। घास। गधा क्या खाता है? घास। ऊंट क्या खाता है? घास। और हम क्या खिला रहे हैं? घास। हम क्या खिला रहे हैं? घास। हाँ। हरे पत्तेदार सब्जियां, घास। का मतलब क्या है? देखिए देखिए, समझिए, मानव जो है इस पृथ्वी के ऊपर भगवान का वीआईपी मेहमान है, और वीआईपी मेहमान का जो भोजन होता है वो भी वीआईपी होता है। जो पशु हैं उनके लिए पशुओं की घास घास है, और मानव की घास जो है वो वीआईपी मेहमान है, उसकी वीआईपी घास है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो हाथी क्या खाता है वंदना जी? घास। हाथी घास खाता है, फूल, पत्ते, पत्तियां, झाड़ियां, सभी कुछ खाता है। हाथी क्या खाता है? घास। घास। जी। और हमने घास खाने को क्या बोल रहे हैं? घास। इसलिए मैं सभी दर्शकों को भी बोलना चाहूंगा, घास खाओ, स्वस्थ रहो। क्या जी, बोला वंदना जी? घास खाओ, स्वस्थ रहो। हाँ जी, स्वस्थ रहो। घास खाओ, स्वस्थ रहो। यदि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे तो जैसे हाथी के मसल्स बनने के लिए, हड्डियां बनने के लिए वो कोई प्रोटीन नहीं खाता, कोई सप्लीमेंट्स नहीं खाता, हमें भी किसी प्रोटीन सप्लीमेंट्स खाने की जरूरत नहीं है। हमारी भी हड्डियां बन जाएंगी, हमारी भी मसल्स बन जाएंगे। और मैं सभी फीडिंग मदर्स को भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको भी यही वीआईपी घास खानी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको फीडिंग मदर्स को, बच्चे को दूध की कमी ना हो, तो माँ को प्लेट भर कच्चे सलाद खाने होंगे। जी हाँ, ये सर्दियों के मौसम में मूली खानी होगी पत्तों समेत, गाजर खानी होगी, फूलगोभी खानी होगी, शलगम खानी होगी, और उसमें कच्चे नारियल की गिरी मिलाइए, उसमें देसी टमाटर मिलाइए और उसको बहुत टेस्टी सा बना लीजिए। और ये सैलेड खाए माँ, सीजनल फ्रूट्स खाए, अमरूद खाइए ना, पपीता खाइए, चीकू खाइए, प्लेट भर के मौसम के फल खाइए, किन्नू के मौसम में किन्नू खाइए, और तरबूज खरबूजे के मौसम में तरबूज खरबूजा खाइए, शहतूत खाइए, तो जामुन खाइए। माँ को कभी दूध की कमी नहीं होगी और माँ को पूरा न्यूट्रिशन मिले। इसके लिए वंदना जी, जितने भी नट्स हैं, बादाम है, अखरोट है, या सीड्स हैं, तिल हैं, इनके अंदर कैल्शियम और इनके अंदर प्रोटीन्स है या नहीं, इनके अंदर शक्ति है या नहीं? बिल्कुल है।
अगर माँ को ये डाइट में अपनी डाइट में डेली अपनी सैलेड के साथ 5-7 बादाम सीड्स, एक चम्मच तिल, ये सब रात में सोख करके, अखरोट को रात में सोख करके पानी में भिगोकर सुबह सुबह अपने ब्रेकफास्ट में प्लेट भर कच्चे सलाद के साथ या फलों के साथ ये खा ले तो उसको दूध की कमी नहीं होगी। माँ अगर अच्छे से अपने सैलेड के अंदर 1-2 चम्मच स्प्राउट्स डाल ले, कभी मूंग को अंकुरित करे, कभी मोठ को अंकुरित करे, वो खा ले तो उसको दूध की कमी नहीं होगी। अपने शरीर के ऊपर धूप लगाए, प्राणायाम करे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं ये मैसेज उन माओ को देना चाहती हूँ जो फीडिंग मदर है लेकिन दूध नहीं आता। अक्सर आजकल हम ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, हम ये देखते हैं कि बच्चे का तो जन्म हो गया लेकिन माँ को ब्रेस्ट में मिल्क ही नहीं आता। उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ऐसी माएं अपने घर में अपने डाइट में दिन में 2 बार दुर्वा ग्रास का जूस लें। आप देखिए बच्चे को कभी दूध की कमी नहीं होगी। दुर्वा ग्रास क्या है? दुर्वा ग्रास जिससे भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। जी आप बिल्कुल। उसको जी जिससे गणेश जी की पूजा की जाती है उसको लीजिए और उसको मुट्ठी भर तोड़ लीजिए। गांठों वाली घास भी इसको बोला जाता है। और उसको अच्छे से धोकर छोटा छोटा काट कर मिक्सी में डाल दीजिए। उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको बिल्कुल बारीक पीस लीजिए, एक चटनी जैसी तैयार हो जाएगी। फिर उसके अंदर आधा पौना ग्लास सादा पानी, ताजा पानी मिलाकर उसको छान लीजिए। और वो अगर फीडिंग मदर को पिलाया जाए दिन में 2 बार, एक बार सुबह खाली पेट और एक बार शाम में, तो देखिए फीडिंग मदर को कभी भी मिल्क की कमी नहीं होगी, दूध की कमी नहीं होगी और माँ भी खुश होगी और बच्चे को भी न्यूट्रिशियस दूध मिलेगा। पूजा जी, आपने ये बहुत ही अच्छी चीज बताई है, बहुत बेहतरीन चीज आपने हमें बताई है, हमारे दर्शकों को बताई है। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ये एपिसोड जब वो देखेंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा और वो हमसे गुजारिश करेंगे कि ऐसे और एपिसोड लेकर के आए। अब मैं आप दोनों का इस बात पे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इतना अच्छी जानकारी आप हमारे सामने लेकर के आए हैं। लेकिन अभी मेरे सवाल खत्म नहीं हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा रुकिएगा। आप हमें दूध का सब्स्टिट्यूट बताइए कि सब्स्टिट्यूट क्या है दूध का? जी, मदर नेचर ने वंदना जी हमें दूध के इतने बेहतरीन सब्स्टिट्यूट दिए हैं कि देखिए कोकोनट मिल्क, कच्चा नारियल, एक नारियल है, नारियल पानी वाला, वो नारियल जो पानी वाला नारियल है उसको हम एक बार में पूरा पीते हैं और डाइजेस्ट कर सकते हैं। उसी नारियल से आगे जाके बनता है कच्चे नारियल की गिरी, वो जिसको हम देवी माँ को समर्पित करते हैं। हमारे पूजा पाठ में जो भी चीज समर्पित की जाती है उसका एक इंडिकेशन है। तो ये कोकोनट जो हम पूजा पाठ में रखते हैं इसका भी इंडिकेशन है कि ये फुल ऑफ कैल्शियम है, कि ये इसका दूध बनाकर पीना है। तो कोकोनट मिल्क पिया जा सकता है। तिल का दूध कैल्शियम का सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है, तिल का दूध पिया जा सकता है। बादाम का दूध पिया जा सकता है। जो सीड्स होते हैं घिए के, खीरे के, तरबूज के, खरबूजे के, सफेद पेठे के, इस तरीके के जो सीड्स हैं, कोई भी एक ड्राई फ्रूट या कच्चे नारियल की गिरी, ओवरनाइट सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी में डालकर, पानी डालकर और उनके अंदर कोई भी नेचुरल स्वीटनर जैसे कि हम डेट्स ऐड कर सकते हैं, जैसा कि हम अंजीर ऐड कर सकते हैं, इनको मिक्सी में क्रश कर लीजिए। और अगर आपने गर्म दूध पीना है तो इसमें गर्म पानी ऐड कर लीजिए। अगर आपने ठंडा दूध पीना है, गर्मियों के दिनों में पीना है, तो इसमें मटके असराई का पानी ऐड कर लीजिए। देखिए इतना बढ़िया दूध तैयार होगा और कोई कमी नहीं होगी किसी भी चीज की। ये जितने भी मिल्क मैंने आपको बताए हैं ये सभी कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, ओमेगा 6, जिंक से भरे हुए हैं जो हड्डियों को मजबूत करने के काम आते हैं। और वंदना जी जो कोकोनट मिल्क है इसकी जो खास बात है कि इसकी एमसीटी क्वालिटी, इसके अंदर मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। इसके अंदर फाइबर भरपूर है, विटामिन ई जो हमारे बालों के लिए, विटामिन के जो हमारे आंखों और बालों के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट से ये सभी तरह के मिल्क भरे हुए हैं। और मैं खुद बीइंग अ मदर सभी मदर्स को, सभी फीमेल्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आज मेरे बेटे की उम्र 24 साल है और मेरी बेटी की उम्र 21 साल है और मैंने अपने बच्चों को यही दूध पिलाया है जो मैं आपको बता रही हूँ। और मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं, एनर्जेटिक हैं और अपने अपने फील्ड में अपने करियर को प्लान कर रहे हैं। उनमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। उनको मैंने कभी भी कोई एनिमल मिल्क नहीं पिलाया, केवल यही मिल्क जो मैं आपको बता रही हूँ यही पिलाकर उनको बड़ा किया है मैंने। जी पूजा जी, आपने मिल्क का तो बता दिया, लेकिन है ना हमारे भारत में
चाय बहुत ज्यादा पी जाती है, तो जो आपने इतने सारे मिल्क बताए थे, तो क्या वो चाय में डाले जा सकते हैं? हाँ, वो चाय में डाले जा सकते हैं वंदना जी, लेकिन चाय के अंदर एक और प्रॉब्लम है। चाय के अंदर जो प्रॉब्लम है वो है उसकी पत्तियां, लीव्स। तो जी। चाय अगर पीना चाहते हैं आप और दूध वाली चाय पीना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट चाय का देती हूँ। एक ऐसी चाय जो आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत करने वाली है, एक ऐसी चाय जिसकी एडिक्शन नहीं होती, एक ऐसी चाय जो अगर किसी दिन आपको ना मिले तो आपके सिर में दर्द नहीं होगा। तो आप ऐसा करिए कि एक पैन के अंदर आप 1 गिलास पानी डालिए, उसके अंदर थोड़ा सा ऑर्गेनिक गुड़ ऐड करिए, 1 इलायची डालिए और उसके अंदर करी पत्ता डाल दीजिए 10-15 पत्तियां, या मरवा का पत्ता डाल दीजिए, या पीपल के पत्ते डाल दीजिए, या ताजा हरा धनिया डाल दीजिए। मतलब कोई भी सात्विक पत्तियां आप एज अ लीव्स उसके अंदर डाल दीजिए और उसमें यही वाला दूध जब ये तैयार हो जाए, ये आप इसको तैयार करके छान लीजिए और जब उसको छान दे उसके बाद ये वाला मिल्क ऊपर से इसके अंदर मिला दीजिए। आपकी इतनी बढ़िया मिल्क टी तैयार होगी, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं वंदना जी। क्या बात है पूजा जी, इतनी बढ़िया रेसिपी आपने बताई है कि इसको हमारे सभी दर्शक और हम खुद भी अपनाना चाहेंगे। पूजा जी, एक चीज और बताइए कि अगर ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इनको 1 मंथ के लिए अगर बंद कर दें तो क्या होगा? क्या होगा? मैं तो ये कहना चाहती हूँ बहुत फायदा होगा। वंदना जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप 1 मंथ नहीं, आप 1 हफ्ते के लिए इनको बंद करके देखिए। मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ कि आपकी हेल्थ में रॉकेट लग जाएंगे। होगा क्या कि आप इनको 1 हफ्ते के लिए ही बंद करिए, आप क्या देखेंगे कि आपकी गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है, आपको गैस बननी बंद हो जाएगी, आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी, आपको स्टूल अच्छे से पास होने लग जाएगा, बाउल मूवमेंट अच्छी हो जाएगी, आपके डायबिटीज लेवल बेटर हो जाएंगे, बीपी कंट्रोल रहना शुरू हो जाएगा। एस्थमा, साइनस वालों को, ब्रोंकाइटिस वालों को, खांसी वाले लोगों को देखेंगे म्यूकस नहीं बनेगा, खांसी में आराम होगा, एस्थमा के इनहेलर लेने की जरूरत कम हो जाएगी। आर्थराइटिस, नी पेन, जॉइंट पेन वालों को बहुत फायदा होगा। एंड द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो लोग ओबेसिटी से सफर कर रहे हैं, वजन ज्यादा है और उसके लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं, उनका फैट रिड्यूस होगा। तो सभी तरह की बीमारियों में बहुत फायदा होगा। आप 1 हफ्ते के लिए दूध बंद करके देखिए, फिर फैसला आपका है। जी बिल्कुल। तो फिर आज से ही सभी को दूध बंद कर देना चाहिए, कम से कम 1 हफ्ते के लिए तो बंद करके जरूर देखना चाहिए कि उन्हें कितना फायदा होता है। और अगर आप सभी को फायदा हो तो हमें फीडबैक जरूर भेजिएगा, हमें मैसेज जरूर कीजिएगा। हम अपने दर्शकों का फीडबैक अपने चैनल पर जरूर दिखाना चाहेंगे। पूजा जी और आचार्य जी, आप दोनों हमसे जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना जी, चलने से पहले हम अपने व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहेंगे। जरूर। वंदना जी, गाय क्या खाती है? घास। गाय घास खाती है और देती क्या है? दूध। दूध। हमारे शरीर के अंदर भी फल और सब्जियां खा के दूध बनाने का प्रबंध है, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एनएलएस नेचुरोपैथी का सिद्धांत है, थंब रूल है। थंब रूल क्या है? मानव का भोजन पौधों से आना चाहिए उसी रूप में जिस रूप में पौधे हमें देते हैं, वो किसी कारखाने या पशु के शरीर से नहीं आना चाहिए। हम दूध के खिलाफ नहीं हैं जी। दूध में कोई बुराई नहीं है। बुराई ये है कि दूध शुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है, और यदि उपलब्ध है तो उसको पीने के हम अधिकारी नहीं हैं। जय मां प्रकृति। जय मां प्रकृति। थैंक यू वंदना जी, धन्यवाद जी। आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।